नमस्कार दोस्तों, आपका अपना सुशील कुमार आजाद एक नए चैनल के साथ आपसे जुड़ रहा है। दोस्तों, जिंदगी अनुभव का नाम है और अनुभव जब शब्दों में उतरते हैं तो आप कवि हो जाते हैं, लेखक हो जाते हैं, समीक्षक हो जाते हैं। मेरी पहली पुस्तक रतिया से रशिया मेरा सफ़रनामा, आप लोगों ने बहुत ही मान और सम्मान के साथ उसे पढ़ा, उसे मान आपने दिया। रतिया से रशिया सफ़रनामा, जो कि नाम से ही जाहिर है, रतिया जो हरियाणा में फतेहाबाद ज़िले का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, उस पर मुझे जो पात्र मिले, जो मुझे अनुभव मिले, मैंने उनको अपनी इस पुस्तक में रखा है। एक ऐसे नायाब हीरो की बात करते हैं जिसे रतिया इलाके में नवल किशोर के नाम से जाना जाता था। जनसंघ के दिनों से जुड़े हुए इस जुझारू समाज सेवी को मैंने अपनी पुस्तक में बहुत ही मान और सम्मान के साथ पिरोया है। आइए हम सुनते हैं उनके बारे में। वक्ष के पार लंबी सफेद दाढ़ी, तीखी आंखों के ठीक ऊपर बड़ी बड़ी भौहें, कुछ मटमैली सफेदी लिए लंबे केश, लचीला शरीर, हाथ में लाठी लिए वह साइकिल से उन सब के घरों में जा पहुंचता था जो उन दिनों जनसंघ के द्वारा चलाई हुई अपनी अपनी टोलियों के अनुसार शाखाओं में जाया करते थे। मैंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी मैं उनके चेहरे को देखता तो गुरुदेव का रूप उभरता नजर आता था। वह इतना कर्मठ और कठोर था कि हर समय समाज के किसी न किसी कार्य में तल्लीन रहता था। रात को सोने और भोर में उठने का सही अंदाजा उसके घर के सदस्य भी नहीं लगा पाते थे। उसके गले के सुराख से घर्राती हुई निकलती आवाज इस बात का प्रमाण थी कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयां और संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा उसके खून में सदा संचित रहती थी। वह निडर निर्भीक हार्ड मांस का बना एक अद्भुत फक्कड़ था, जिसे मैंने एक अद्भुत फकीर के रूप में लिखने का प्रयास किया है, जिसे हम आज भी नवल किशोर के नाम से याद करते हैं। भिवानी जिले के गांव बुआनी खेड़ा में महाजन घराने में जन्मे इस शख्स का मेरे बाल मन पर अति गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी उसके व्यक्तित्व के विभिन्न रूप रह रहकर याद आते हैं। मैंने इस व्यक्तित्व को राष्ट्रवाद के समक्ष कभी किसी भी स्तर पर समझौते करता हुआ नहीं देखा। यही कारण था कि उसकी रग रग में समाज के नौजवानों को संघ की शाखाओं से जोड़ना उसका स्वभाव जैसा ही हो गया था। सर्दी की प्रातःकालीन शाखाओं में भी मैंने उन्हें अकेले राष्ट्रवंदन और संघ के ध्वज को प्रणाम करते हुए देखा है। मुझे याद है वह किसी भी सुबह चूकता नहीं था। सबके घरों में जाकर आवाज लगा लगा कर उठाता और भीतर से आया जैसे शब्द सुनकर वो आगे बढ़ जाता था। कभी कभी कोई माँ उसके द्वारा इतनी ठंड में सोते हुए बेटे को जगाने का विरोध भी किया करती थी। मैं भी कभी कभी नमिल जी के इस आवरण से और आचरण से परेशान सा हो उठता था। सुबह सुबह सोना उठने से ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी उन दिनों जब खूब धुंध गिर रही होती थी। वह भी सुबह के सोने का आनंद ले सकता था। उसका निजी स्वार्थ क्या था? यह सवाल आज भी मेरे दिलो दिमाग में मंडराता रहता है, लेकिन उसका राग द्वेष इसमें कुछ भी नहीं था। नवल जी ने आजादी के बाद का जो स्वप्निल सुनहरी भारत देखा था, उसकी प्रतिमूर्ति में ही वे स्वयं अपने आप को लगाए रहते थे। मुझे आज भी वो शाम याद है जब इसने मुझे आपातकाल की हृदय विदारक पीड़ाओं का जिक्र बहुत ही संवेदनशील ढंग से मेरे सामने किया था। इसकी उभरती हुई आंखों की लाल पुतलियों की चमकती नसें साफ बताती थी कि इसने भारत माता को अपने हृदय से कितना चाहा है। जब जलती हुई मोमबत्ती पर उनकी हथेलियों को आंच दी गई, आपने बताया था
कि आपकी आह भी गले के नीचे नहीं रुक पाई और अपनी इस पीड़ा को आपने इस कदर जो है दबा लिया था कि आपकी आंखों में आज भी वो आह नजर आती है। आपके टेढ़े मेढ़े नाखूनों की बनावट उस जमाने के असभ्य टॉर्चर की कहानी बयां करती हैं। हमें अपने वीर वीरांगनाओं के शौर्य की कहानियां आपने बहुत सुनाई हैं। मैं उन्हें सच ही मानता था, क्योंकि उस समय मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँ। भले ही विद्यार्थी काल में उस समय इस प्रकार के पात्रों को पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन आप स्कूल के उस बड़े नीम के पेड़ के नीचे स्वयं बच्चों के बीच चले आया करते थे। शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम की धज्जियां उड़ाते हुए आप अपनी हर बात को देशभक्ति और श्री रामचरितमानस की पवित्र चौपाइयों और दोहों के साथ जोड़ दिया करते थे। वाह, कमाल आपका बयान अंदाज रहा है। मुझे लगता है इनके पास अगर ज्ञान संपदा है जो आजाद भारत के विद्यार्थियों को विरासत के रूप में ये देना चाहता है, इसकी लगन की सच्चाई ही है। नवल जी की सामाजिक पृष्ठभूमि में उनके व्यक्तित्व के अनेक नव पल्लव गुंजायमान थे। हम नासमझी में यूं ही उन्हें बेकारवाद की टोकरी के समान समझते रहे। एक बार नहीं, अनेक बार उन्होंने शहर के कई भागों में स्वयं सफाई का जिम्मा उठाया। उनका मन सरकारी तंत्र से भंग सा हो गया था। वे स्वयं तपती दोपहरी में बहुत मनोयोग से गंदगी साफ करते रहते थे। वे समाज के यत्र तत्र चल रहे प्रयासों में अपना अहम योगदान दिया करते थे। जब साइकिल रोककर मैंने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे अनेक उदाहरणों से महापुरुषों की जिम्मेदारियों का बोध कराया। नवल जी बात करते हुए भी अपने काम को रोकते नहीं थे। चाहे मैं बातों में लगाकर उन्हें उनकी मेहनत और समाज के मापदंड के अनुसार उन्हें नापने का प्रयास किया करता था, लेकिन मेरे समस्त प्रयास असफल रह जाया करते थे। वे अहर्निश कर्मशील कर्मयोगी थे। अद्वैत चिंतन यह है कि उनकी अपनी गली की नालियां ही नहीं, बल्कि दूसरे मोहल्ले की नालियां भी अगर ओवरफ्लो हैं तो उन्हें खोलने का काम वे निस्वार्थ भाव से किया करते थे। सही मायने में वे समाज सेवी थे। समाज में होने वाले जो अत्याचार अन्याय हैं उनका वो डट कर जो है मुकाबला करते थे। निडर होकर सरकारी अफसरों से 2-2, 4-4 बातें करना उनका अलग ही अनुभव था। और जब भी वो किसी सरकारी अफसर के पास जाते थे तो उन्हें बहुत ही अदब, मान और सम्मान भी मिलता था, क्योंकि उनका चेहरा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से मिलता था और वे सच्चे देशभक्त भी थे। हम अपने अल्प ज्ञान और बड़प्पन के लबादे में जिस समाज सेवा का अभिनय करते हैं वह केवल और केवल एक ढोंग ही है। आज भी मेरा मन मेरे अतीत के गलियारे से उन्हें देख रहा है। मुझे आज भी भारतीय महान पुरुषों को नमन करते हुए आपकी जो तस्वीर है मेरे हृदय में उभरती हुई नजर आती हैं। आज भी उनकी रूंधी और घुटी हुई वो आवाज़ मेरे कानों को सहलाती है जिसमें मैं श्री रामचरितमानस का पाठ मुंह जवानी किया करते थे। आज के युग में जहां हम और हमारे बच्चे एक चुटकुले या प्रसंग को चंद मिनटों तक याद नहीं रख पाते, उन्होंने श्री रामचरितमानस के अध्यायों को अवधी भाषा में कैसे याद रखा होगा। इतनी बड़ी महाकाव्यात्मक कविता को उन्होंने किस प्रकार से कंठस्थ किया होगा, मुझे आज भी इसका आश्चर्य है। हम उनको जिंदा ही अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते उनकी जीवनी को जानने, उनके कार्यों की परिचर्चा करने से उनके सद्कर्म हमारे जीवन शैली में उतरते हैं। दुर्भाग्य है कि हम ऐसे इंसानों को किसी जाति, धर्म या राजनीति के विशेष खांचे में ढाल कर देखते हैं। उनके खून में भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विराट आभा हिलोरे ले रही थी, भले ही वे हिंदूवादी संस्कृति के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने गौ माता की सेवा का जिम्मा उठाया। भले ही समाज के लोगों ने उनके उन प्रयासों को महज एक मजाक के रूप में लिया हो, लेकिन वे निरंतर जो है कर्मशील रहने वाले प्राणी थे। वे बिना किसी सरकारी या सामाजिक सहयोग के कई माह गौ सेवा का श्रेय
सौभाग्य के रूप में लिया करते थे। चाहे उन्हें हम जिद्दी या कर्मठ किसी भी रूप में समझें, लेकिन वे एक महान संस्कृति के जीवंत सिपाही थे। सच तो यह है कि ऐसे लोग जब किसी समाज में पैदा होते हैं तो समाज का मस्तक गौरव की दमक से देदीप्यमान हो उठता है। यह चमक चाहे उनके सामने नहीं आई, लेकिन आज भी हमारे मनों में है। आज मुझे यह पता चला कि हरियाणा सरकार ने उनको मरणोपरांत जिस मान और सम्मान से विभूषित किया, वह उनके कर्मयोगी होने का ही प्रमाण है। उनकी सेवाओं के समक्ष ये सम्मान अभी भी बहुत छोटा है। काश एक बार फिर ऐसी विभूतियां अवतरित हों जिनमें राष्ट्रवाद की ऐसी लौ जल रही हो जो आने वाली पीढ़ियों को आभा प्रदान करें। मैं सुशील कुमार आज़ाद रतिया से रशिया मेरे सफरनामा के इस पात्र को नमन करता हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन।